हेलो स्टूडेंट, आज 14 अक्टूबर 2020 को हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो देखो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके आगे हमारा मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है बेटा। ये 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इनकम्स ऑफ अदर पर्सन टू बी इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम। सेक्शन 60 to 65 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन नंबर 60 से 65 तक जो भी प्रोविजन लिखे गए हैं वो प्रोविजन रिलेटेड हैं कि एसएससी की टोटल इनकम में कुछ दूसरे पर्सन की इनकम्स को भी हम ऐड कर देते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं वो हमारे सेक्शन 60 से 65 तक इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, तो देखो सेक्शन 60 to 65 deal with such cases where a particular income is earned or received by another person and does not belong to the assessee but for income tax purpose. Such incomes are included in the total income of the assessee. तो कह रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट का 1961 का सेक्शन 60 से 65 ऐसे केसेस से डील करता है जो कि किसी पर्सन की पर्टिकुलर इनकम में किसी दूसरे असेसी की इनकम को उसमें इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि असेसी कभी कभी क्या करता है कि इनकम टैक्स से, टैक्स लायबिलिटी से बचने के लिए इनकम टैक्स की डेट जब नज़दीक आ रही होती है, रिटर्न फाइल करने की डेट, उस टाइम पे वो क्या करता है अपने किसी एसेट को या अपने किसी इनकम को किसी दूसरे पर्सन के नाम पे वो ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो देखो ये कौन से रूल है। फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एसेट। सेक्शन 60, सबसे पहले सेक्शन 60 हमारा यहाँ पे है। सेक्शन 60 कहता है कि ट्रांसफर ऑफ इनकम मतलब इनकम का तो ट्रांसफर कर रहा है ऐसे किसी दूसरे पर्सन को, लेकिन जिस एसेट से वो इनकम आ रही है उस एसेट को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। माना कि हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी जो रेंटेड इनकम आ रही है उसको तो ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो उस केस में सेक्शन 60 के रूल लागू होते हैं। तो अंडर सेक्शन 60 वेयर द असेसी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन सम इनकम बट विदाउट द ट्रांसफर ऑफ एसेट्स प्रोड्यूसिंग द इनकम, सच एन इनकम शैल नॉट बी द इनकम ऑफ ट्रांसफरी but it shall be chargeable to income tax as the income of the transferor and shall be included in his gross total income. तो देखो बेटा, सबसे पहले समझो कि ट्रांसफरर कौन होता है। ट्रांसफर करने वाले को हम ट्रांसफर कहते हैं, ट्रांसफरर कहते हैं, और जिसके नाम पे ट्रांसफर किया जा रहा है उसको हम ट्रांसफरी कहते हैं। तो यही कह रहा है कि भाई सेक्शन 60 ये कहता है कि अगर असेसी ने किसी दूसरे के पर्सन के नाम पर अपनी किसी इनकम को ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, लेकिन विदाउट ट्रांसफरिंग दैट एसेट प्रोड्यूसिंग दैट इनकम, मतलब कि इनकम मतलब किसी एसेट से आने वाली इनकम को तो उसने उस दूसरे पर्सन के नाम पे ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन उस एसेट को ट्रांसफर नहीं किया है जिससे वो इनकम आ रही है। समझ गए? तो इस केस में जो वो इनकम है वो वापस उस ट्रांसफर की इनकम में इंक्लूड कर दी जाएगी, उस पर टैक्स लग जाएगा। समझ गए? तो ये जो ट्रांसफर है, सच ए ट्रांसफर ऑफ इनकम मे बी रिवोकेबल और इररिवोकेबल एंड वेदर इफेक्टेड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो कह रहा है कि ये जो ट्रांसफर हो सकता है, ये ट्रांसफर कैसा भी हो सकता है, चाहे वो रिवोकेबल हो चाहे वो इररिवोकेबल हो। रिवोकेबल का मतलब कुछ टाइम तक ट्रांसफरी के नाम पे अगर वो रहती है इनकम, तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही ट्रांसफरर के अकाउंट में उसके नाम पे वापस शिफ्ट हो जाएगी, वापस ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए ही उसने उसको ट्रांसफर किया है। एग्जाम्पल देखो, मिस्टर लोकेश ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम विच ही अर्न्स अ रेंटल इनकम अमाउंटिंग टू ₹20,000। कहता है मिस्टर लोकेश के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिससे उसकी रेंटल इनकम आती है 20,000। नाउ सपोज ही ट्रांसफर सच रेंटल इनकम टू हिज वाइफ ईदर बाय डायरेक्टिंग द टेनेंट टू पे द रेंट डायरेक्टली टू हर और बाय अदरवाइज। तो कहते हैं सपोज करो कि वो उस रेंटल इनकम को अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर देता है और अपने टेनेंट को, टेनेंट का मतलब किराएदार, अपने टेनेंट को वो ये डायरेक्शन देता है कि भाई जो भी रेंट पे करना वो मेरी वाइफ को करना है। ठीक है,
In this case, although rent will be received by his wife, yet it shall be included in the income of Lokesh, transfer of income. समझ गए कि इस केस में बेशक रेंटेड इनकम आ रही है उसकी वाइफ के अकाउंट में, उसके वाइफ के नाम पर, बट वो इनकम भी इंक्लूड हो जाएगी लोकेश की ही इनकम में, ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाएगी, उस पर टैक्स लग जाएगा। देखो कहाँ तो मिस्टर लोकेश ने सोचा कि मैं अपनी इस रेंटेड इनकम को अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दूंगा और इस तरीके से मैं टैक्स देने से बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समझ गए? तो सेक्शन 60 में यहाँ पे ये रूल है। अब आता है सेक्शन 61, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। अब ऊपर वाले केस में जो ट्रांसफर ऑफ एसेट हो रहा था वो इरिवोकेबल था, मतलब कि उसमें कोई रोक नहीं लगाई जा रही थी, लेकिन अब जो ट्रांसफर हो रहा है वो रिवोकेबल ट्रांसफर है। रिवोकेबल, all incomes arising to any person by virtue of a revocable transfer of asset shall be chargeable to income tax as the income of transferor and shall be included in his total income। तो कह रहा है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी भी एसेट का रिवोकेबल ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, रिवोकेबल का मतलब जो जिस पे बाद में रोक लगाई जा सकती है, जिस ट्रांसफर पे बाद में रोक लगाई जा सकती है, ठीक है, उसको रिवोकेबल ट्रांसफर कहते हैं। तो रिवोकेबल ट्रांसफर करता है तो उस एसेट से जितनी भी इनकम आ रही है वो सारी की सारी ट्रांसफर के इनकम में वापस ऐड हो जाएगी और उस पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 63 है डिफाइन द वर्ड ट्रांसफर एंड रिवोकेबल ट्रांसफर एज अंडर। देखो ट्रांसफर का मतलब रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होगा कि इट कंटेन्स एनी प्रोविजन फॉर द रीट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द इनकम और एसेट ऑफ द टू द ट्रांसफरर। तो रिवोकेबल वो तब मानी जाएगी अगर उस रिवोकेबल ट्रांसफर में ऐसे कोई प्रोविजन रखे गए हैं कि कुछ टाइम बाद ये एसेट या इनकम जो कि ट्रांसफर की गई है वो वापस अपने आप रीट्रांसफर हो जाएगी ट्रांसफरर के अकाउंट में, ट्रांसफरर के नाम पे। समझ गए? अगर ऐसा कोई प्रोविजन उसमें लिखा गया है कि ये जो मैं जैसे मिस्टर लोकेश था, लोकेश ने अपनी वाइफ के नाम पे वो हाउस प्रॉपर्टी की रेंटेड इनकम को ट्रांसफ़र किया था, अगर वो ऐसा कोई प्रोविजन रखता है कि कुछ टाइम बाद ये जो इनकम है रीट्रांसफ़र हो जाएगी लोकेश के नाम पर, तो इसको हम बोलेंगे रिवोकेबल ट्रांसफ़र। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से आगे देखो, तो ऐसी इनकम को भी हम ट्रांसफर की इनकम में ही ऐड कर देंगे। तो एग्जांपल देखो, मिस्टर राजेश ट्रांसफर हिज हाउस प्रॉपर्टी टू मिस्टर नरेश विद द कंडीशन दैट द ट्रांसफर विल बी रिवोक्ड आफ्टर 3 years। मिस्टर राजेश ने मिस्टर नरेश के नाम पर अपनी हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया और इस शर्त के साथ ट्रांसफर किया कि वो जो ट्रांसफर है वो 3 साल के बाद रिवोक हो जाएगा, यानी कि रिवोक का मतलब वापस मिस्टर राजेश के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा वो हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन दिस केस द एनुअल रेंटल इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर्ड हाउस प्रॉपर्टी शैल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजेश एंड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ मिस्टर नरेश फॉर एनी ऑफ 3 previous years ड्यूरिंग विच प्रॉपर्टी रिमेन्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर नरेश। देखो वो कह रहा है इस केस में जो एनुअल रेंटल वैल्यू है, एनुअल रेंटेड इनकम है, वो बेशक मिस्टर क्या नाम है इसका, नरेश के नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन वो जो इनकम है रेंटेड इनकम वो वापस नरेश के अकाउंट में ट्रांसफर हो, नरेश के ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड हो जाएगी, उस पर टैक्स लग जाएगा। वो नरेश की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो राजेश की इनकम ही मानी जाएगी। मेरी बात समझ गए? उसके बाद देखो, एनी सैलरी, कमीशन, फीस और एनी अदर रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच अदर स्पाउस हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो कहता है कि किसी असेसी को या उसके स्पाउस को कोई ऐसी सैलरी, कमीशन, फीस या कोई दूसरा रेम्यूनरेशन मिल रहा है किसी ऐसी कंसर्न से, कंसर्न का मतलब किसी ऐसी कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से जिसमें उसके स्पाउस का जो है कुछ न कुछ इंटरेस्ट वहाँ पे है। स्पाउस का मतलब होता है लाइफ पार्टनर, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है। ठीक है, तो इस केस में देखो क्या कहता है, इफ एनी इंडिविजुअल हैज गॉट अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एनी कंपनी और कंसर्न। सब्सटेंशियल का मतलब क्या होता है कि
जैसे कि उसका कुछ ना कुछ वहाँ पे इंटरेस्ट है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम देखो, इसने बताया भी मीनिंग ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन केस ऑफ कंपनी वाले केस में अ पर्सन हैविंग एटलीस्ट 20% ऑफ इक्विटी शेयर्स कैरिंग वोटिंग राइट। अगर किसी पर्सन का किसी कंपनी में 20% इक्विटी शेयर्स उसने खरीद रखे हैं और उसको उस पर वोटिंग राइट भी मिल रहा है, तो ये माना जाएगा कि उस कंपनी में उस पर्सन का क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो उस पर्सन की वाइफ अगर उसी कंपनी में जॉब करती है और उस कंपनी से उसको कोई सैलरी, कमीशन, फीस वगैरह मिल रहा है, ठीक है, फीस वगैरह मिल रहा है, लेकिन उसकी वाइफ को जो फीस वगैरह, कमीशन वगैरह मिल रहा है, यानी वहाँ पे जो उसको जॉब कर रही है, वो अपने हस्बैंड के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के कारण कर रही है, मतलब उसकी सिफारिश के कारण कर रही है। तो उसकी वाइफ को जो भी इनकम वहाँ से मिल रही है वो उसके हस्बैंड की उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में वो इंक्लूड कर दी जाएगी। समझ रहे हो? ये कब होगा? अगर उसकी वाइफ के पास ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है जिससे कि वो उस कंपनी में जॉब कर सकती थी, लेकिन बिना एलिजिबिलिटी के वो अपने हस्बैंड की सिफारिश पे, और हस्बैंड की सिफारिश क्यों है? क्योंकि उसके हस्बैंड का उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वो 20% से ज़्यादा के इक्विटी शेयर्स का वहाँ पे होल्डर है, उसके पास वोटिंग राइट है, तो ये माना जाएगा कि उसका उस कंपनी में कुछ ना कुछ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो उसकी वाइफ को वहाँ से जो भी सैलरी, कमीशन वगैरह मिल रही है, अगर उसकी वाइफ इनएलिजिबल है, वहाँ पे जॉब करने लायक नहीं है, उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है, तो ये सारा का सारा जो भी कोई इनकम वगैरह वहाँ से हो रही है उसकी वाइफ को, वो सारा का सारा उसके हस्बैंड की ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, उस पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा है कि भाई वो जो वाइफ है वो पूरी तरह से एलिजिबल है और उस कंपनी में अपने दम पे काम कर रही है, अपनी एलिजिबिलिटी पे काम कर रही है, तो उसको जो सैलरी, कमीशन वगैरह मिल रही है वो उसकी पर्सनल इनकम होगी और उसके हस्बैंड की इनकम में उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए बेटा? तो ये तुम्हारा आज का टॉपिक था। यहाँ से आगे भी मैं कल करवाऊंगी। इतने का बेटा नोट्स स्टार्ट कर दो बनाने इसके, और मैं तुम्हारे असेसमेंट तभी लगाऊंगी जब तुम अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से मुझे जो है इसका टेस्ट वगैरह देते रहोगे। ठीक है, बाकी कल।